नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बजे हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं कोरोना की खबर से। देश भर में कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिले। 327 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली, मुंबई में एक ही दिन में 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस अब से कुछ देर बाद, लगभग 1.5 घंटे बाद, यानी कि शाम 4:30 बजे कोरोना की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा के लिए एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना को मात देकर काम पर लौट आए हैं। केजरीवाल ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दूसरी लहर से तुलना करते हुए कहा कि इस बार अस्पताल में भर्ती होने का आंकड़ा कम है। केजरीवाल ने कहा कि अगर लोग मास्क लगाएं तो दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं। दिल्ली के अंदर जो कोरोना की, पूरे देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। तो डेली बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज जाके वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की जरूरत ना पड़े। कोरोना अपनी तमाम सीमाएं तोड़ने पर तुला हुआ है। संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं के सुरक्षा चक्र भी कोरोना के आगे फेल हो गए। स्थिति बेकाबू होती हुई देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई है और ये बैठक बस अब से कुछ देर बाद, यानी कि 4:30 बजे होगी। प्रश्न ये है कि क्या प्रतिबंध बढ़ने वाले हैं? संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा तो हमारे देश पर नहीं गहरा रहा है। ये कोरोना की वो रफ्तार है जो न पद देखता है, न हैसियत, न ताकत, न रुतबा। वो चाहे नेता हो या अभिनेता, सांसद हो या मंत्री, नौकरशाह हो या न्यायाधीश, जरा सी चूक और सामने वाला संक्रमण की चपेट में। मिसाल है संसद और सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना की घुसपैठ। 6 और 7 जनवरी को संसद में बड़े पैमाने पर कोरोना की जांच कराई गई। जांच में 400 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की चपेट में आने वालों में संसद के स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारी हैं। कोरोना का साया अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 4 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग के तकरीबन 150 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा संसद में तकरीबन 400 कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो लगातार सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। गनीमत है कि संसद का फिलहाल कोई सत्र नहीं चल रहा। सांसद अपने अपने क्षेत्र में हैं, मंत्रियों का आना जाना नहीं हो रहा और यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की भी सख्ती है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट इतना तेज और ताकतवर है कि इसके आगे तमाम सुरक्षा कवच ध्वस्त हो रहे हैं। कोरोना की इस लहर की तेज धार अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। शनिवार को 2 और जज कोरोना पॉजिटिव हो गए। गुरुवार को भी 2 जज कोविड पॉजिटिव हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के करीब 150 कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं।
खतरे को देखते हुए सरकारी आवाज से ही जज सुनवाई करेंगे। कोरोना इस बार तमाम दायरे तोड़ने पर अड़ा है। हर रोज आंकड़े बेलगाम रफ्तार से बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर की रफ्तार भी बेहद तेज है। देश के 5 राज्यों में संक्रमण दर का हाल देखिए। पश्चिम बंगाल में 29.6%, 100 टेस्ट में से 29 पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 26%, 100 टेस्ट में 26 पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में 24%, 100 टेस्ट में 24 पॉजिटिव। गोवा में 21%, 100 टेस्ट में 21 पॉजिटिव। और दिल्ली में 19.6%, 100 टेस्ट में 19 पॉजिटिव। चिंता की बात यह है कि कोरोना के इस विस्फोट के बीच ही देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि कोरोना पर सटीक जानकारी देने वाले IIT के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि यूपी में इस लहर का पीक जनवरी अंत तक आ सकता है। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो इस महीने के आखिरी हफ्ते में अपने पीक पे पहुंच जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और इस बार जो स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है, लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। ये साउथ अफ्रीका में उस स्तर तक नहीं कर पाया था जितना भारत में कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव कोरोना के लिहाज से खतरा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने बेशक 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगाई है, लेकिन चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान लोगों का घर से बाहर निकलना जोखिम भरा साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। चुनाव की तारीख आते ही ठंड में भी राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने जीत का दम भरा तो अखिलेश यादव ने रैलियों पर रोक को लेकर अपनी भड़ास निकाली। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी। पिछले 5 साल में इतना अन्याय कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया और विकास ठप रहा। यहां के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियों के झूठे प्रचार किए इन्होंने, विकास के झूठे विज्ञापन लगाए और इनका हर वादा जुमला निकला। जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम करेगी। 10 मार्च में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। देखिए, विपक्ष की अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन अभी से उनके यहां बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी। उत्तर प्रदेश ने जिस समय पंचायत चुनाव देखे थे, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसी उत्तर प्रदेश में
माँ बहनों के किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, छीनी गई साड़ियां, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी दबाव बना करके छोटे अधिकारियों से करवा रहे थे। तो इसलिए ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। 10 मार्च का इंतजार जनता को था। ये वो तारीख होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई होगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी जीत का दावा किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी लौटाएगी उत्तर प्रदेश में कानून का राज। यदि यूपी की जनता यहां बेहतरीन कानून व्यवस्था तथा प्रदेश का संपूर्ण विकास एवं हर मामले में व हर स्तर पर अपना उद्धार एवं उत्थान आदि करना चाहती है, तो इन्हें फिर इस चुनाव में विरोधी पार्टियों के खासकर विभिन्न रूपों में जारी किए गए या जारी होने वाले इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में कतई भी नहीं आना है। अपना वोट किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर करना है, बल्कि अपने हितों में आजमाई हुई अपनी पार्टी बीएसपी को ही अपना वोट देना है, जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, जिसे यहाँ की जनता अच्छी प्रकार से जानती भी है। जैसा कि यूपी में वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जिस कारण ही यहाँ अपराधियों का अभी भी जंगल राज चल रहा है और जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हर जाति हर वर्ग के लोग काफ़ी दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था की भी पुख्ता जरूरत है और जिसे इंतजाम को पूरा भी किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पे अवैध कार्य कोई न हो तथा अपराधियों की मूवमेंट न हो, इसके लिए 107 अंतर्राष्ट्रीय तथा 469 अंतर्राज्यीय बैरियर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें के 3 पारियों में ड्यूटी लगाई जाएगी तथा इस बार हम लोग यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी इस्तेमाल करेंगे। चुनाव जैसे 17 और 22 में है उसी तरीके से हम लोग 17 और 19 में तो हम लोग उसको कराने के लिए पूरी तरीके से सजग हैं और जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसका विवरण आपको दिया जा चुका है। इस बार एक नया प्रयोग ये किया गया है कि जेल में जो अपराधी रह के जेल से चुनाव को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे लोगों की सूची भी जिला स्तर पर भी बनाई गई है और जेल के प्रशासन के साथ भी मिलके हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं ताकि जेल के अंदर से चुनाव में किसी भी तरह की को इन्फ्लुएंस न किया जा सके। आज देश भर में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। अमृतसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने आ रहे हैं। श्री हरमिंदर साहिब को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सजाया गया है। इस में कीमती वस्तुएं, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के दरवाजे, 5 कस्सी चांदी के बर्तन शामिल। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दिए गए 9 लखा हार, नीलकंठ का मोर, सोने के छतर, असली मोतियों की माला आदि दर्शन के लिए भी रखे गए हैं, जिसके लोग दर्शन कर रहे हैं। इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर लोगों को शुभकामना देते हुए कहा कि इस साल से 26 दिसंबर को साहिबजादों की शहादत के सम्मान में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी इस संबंध में किया है, जो हम आपको इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये ट्वीट है, आपको पढ़कर सुना देते हैं। श्री गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर
मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साहिबजादों ने अन्याय के सामने कभी सर नहीं झुकाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान का स्वागत किया और सीएम योगी ने भी ट्वीट करके लिखा कि साहबजादों के बलिदान दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय अभिनंदनीय है। सीएम योगी आज सुबह खुद गुरुद्वारा गए, मत्था टेका। देश के विभिन्न गुरुद्वारों में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। दिल्ली के गुरुद्वारे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज प्रकाश पर्व है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती है। आज चूंकि दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी एक राहत की खबर मिली उन सभी श्रद्धालुओं को जो यहाँ मत्था टेकना चाहते हैं और यहाँ मत्था टेकने की अनुमति मिल गई। आज सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन जो आम दिनों में जब यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो भीड़ ज्यादा होती है। चूंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, तमाम तरीके की पाबंदियां हैं, ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन कम यहाँ पर वो दिख रहे हैं, दूर दूर है, भीड़ भाड़ यहाँ नजर नहीं आ रही है। और जो भी दर्शन करने आ रहे हैं उनके चेहरों पर खुशी तो है ही, क्योंकि आज उन्हें ये मौका मिल पाया और ये पाबंदी जो है हटाई गई, उसमें थोड़ी ढील दी गई, तो सभी के लिए ये खुशी की बात तो है ही कि वो यहाँ मत्था टेकने आ रहे हैं। लेकिन कोरोना की जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका पालन हमें करना है, तो वो यहाँ पर होता दिख रहा है। कम लोगों की भीड़ ही यहाँ दिख रही है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। और दिनों की बात करें तो ज्यादा लोग यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ इतने लोग नहीं हैं, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती को यहाँ पर श्रद्धा भाव से मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बुल्लीबाई केस में गिरफ्तारी के साथ ही सुल्ली डील भी इसकी परत उखड़ने लगी है। आज सुल्ली डील मामले में इंदौर से पहला आरोपी गिरफ्तार किया गया। 25 साल का ये लड़का है, इसका नाम है ओंकारेश्वर ठाकुर। नीरज बिश्नोई के साथ पूछताछ में ओंकारेश्वर का नाम सामने आया। इसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे धर दबोचा। बुल्लीबाई केस की जांच ने रफ्तार पकड़ी और अब सुल्ली डील की साजिश का भी खुलासा होने लगा है। सुल्ली डील मामले में पुलिस ने इंदौर से पहली गिरफ्तारी की है। यह है 25 साल का ओंकारेश्वर ठाकुर। बुल्लीबाई केस में पकड़े गए नीरज बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान ओंकारेश्वर ठाकुर के बारे में जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक बीते साल जुलाई में ओंकारेश्वर ठाकुर ने सुल्ली डील बनाया था। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि सुल्ली डील केस में कुछ और लोगों ने छोटी छोटी भूमिका निभाई थी। पुलिस के मुताबिक ओंकारेश्वर ठाकुर इंदौर के न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप का रहने वाला है। 25 साल के ओंकारेश्वर ने इंदौर के ही आईपीएस एकेडमी से बीसीए की डिग्री ली है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान ओंकारेश्वर ने बताया कि वो ट्विटर पर ट्रेंड ग्रुप का सदस्य है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने और ट्रोल करने को लेकर तरीकों पर चर्चा की जाती थी। बुल्लीबाई ऐप मामले में गिरफ्तारियों को लेकर ओंकारेश्वर ठाकुर सतर्क हो गया था। उसने सोशल मीडिया से जुड़े अपने सारे लिंक खत्म कर दिए थे, लेकिन नीरज बिश्नोई की पूछताछ ने ओंकारेश्वर ठाकुर की कोशिशों पर पानी फेर दिया। बुल्लीबाई ऐप मामले में मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुल्ली डील हो या बुल्लीबाई, दोनों ही मामलों में गिरफ्तार आरोपी 18 से 25 साल के बीच के हैं। हमारे देश के पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी चल रही है और यह दौर अब फिर से शुरू हो गया है। ताजा दौर में कश्मीर पर बर्फ कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुई। स्थिति बेहद कठिन है, लेकिन कुदरत की सख्ती के बीच
करिश्मे भी दिखाई दे रहे हैं। 2 जगह पर बर्फ में फंसी गर्भवती महिलाओं को करिश्माई ढंग से मदद मिली, जिसके बाद मां और बच्चे दोनों सही सलामत हैं। कश्मीर में ये सर्दी का सबसे सख्त दौर है। पारा कई दिनों से 0 से नीचे है। रह रहकर आसमान से बर्फ झर रही है। जमीन पर बर्फ की मोटी परत स्थायी रूप से जमी हुई है। ऐसे सर्द और सख्त माहौल में कश्मीर में 2 जगहों पर करिश्माई किलकारियां गूंजी। जमीन पर कई फुट बर्फ, आसमान से बर्फ की धुआंधार बौछार, कंधे पर एक खाटनुमा ढांचे को उठाए सेना के जवान और ऐसे मुश्किल हालात में लगातार सफर। ये वाकया कश्मीर के शोपियां का है। बर्फबारी में कदम ताल करते लोग सेना के जवान और कुछ स्थानीय हैं। इनके कंधे पर खाट में एक गर्भवती महिला लेटी है, जिसे अस्पताल पहुंचाने की जल्दबाजी में ये जवान बर्फ में निकल पड़े। शहर से दूर इलाके में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो परिवार वाले मुसीबत में फंस गए, क्योंकि इतनी बर्फ के बीच इनके पास अस्पताल तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में सेना के जवान इनकी मदद के लिए पहुंचे और कंधे पर उठाकर महिला को अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उसने बच्चे को सुरक्षित तरीके से जन्म दिया। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। परिवार वाले सेना के जवानों को शुक्रिया कह रहे हैं। राम नगरी करके एक गांव है, जहां पर एक गर्भवती महिला जो है वो लेबर पेन में थी और उन्हें सेना के जवानों ने कंधे पे लाद के अस्पताल तक पहुंचाया और उसने भी बच्चे का जन्म दिया। और दोनों घटनाओं में न सिर्फ माताओं की जानें बची बल्कि बच्चे भी स्वस्थ है। ये मामले जो हैं दक्षिणी कश्मीर में सामने आए, लेकिन उस बीच जो है प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें जारी है जम्मू कश्मीर में किस तरह से आम जनजीवन जो है वो दोबारा पटरी पर लौट आए। पुलवामा में ऐसा एक और वाकया हुआ। चारों तरफ जमी बर्फ के बीच एक महिला और उसके नवजात बच्चे को एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। इस मासूम ने बर्फ के आगोश में घर में ही जन्म लिया। महिला को प्रसव पीड़ा उठी तो ऐसे मुश्किल हालात में अस्पताल तक जाने का वक्त नहीं था, लिहाजा इलाके की कुछ आशा कार्यकर्ता घर पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से प्रसव करवाया। शिफ्ट ही करने वाले थे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करने वाले थे, बट इसको लास्ट स्टेज था डिलीवरी का, 4th स्टेज पे थी, तो हमने अटेंड की डिलीवरी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेबी भी मेल बेबी है, मेल बेबी भी सेफ है और मदर भी सेफ है। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो हम इसको अब बाकी जो केयर है, SNCU का केयर है, वैक्सीनेशन का केयर है, वो हम इसको हॉस्पिटल में ही। सिहरा देने वाली सर्दी का ये दौर कश्मीर में चिल्लई कलां के नाम से जाना जाता है। ये दौर 21 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच जोरदार बर्फबारी और शीतलहर का होता है और अपनी पहचान के मुताबिक इस बार भी चिल्लई कलां पूरे शबाब पर है। पूरा कश्मीर जमा सहमा बैठा है। ताजा दौर में गुलमर्ग में 32 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई, जबकि न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री पर है। पहलगाम में 6.4 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई है, जबकि न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री है। कुपवाड़ा में 6.4 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई तो वहीं न्यूनतम तापमान 0 डिग्री है। काजीकुंड में 20 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई, तापमान 0 डिग्री है। वहीं करगिल के द्रास में न्यूनतम तापमान -7.2 डिग्री दर्ज किया गया है। अगर कश्मीर में मौसम की बात करें, फिलहाल बर्फबारी तो रुक गई है, लेकिन हर तरफ सफेद चादर जो है बर्फ की वो बिछी हुई है और उससे जो है अब तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। अगर हम बात करें श्रीनगर की, तो यहाँ पर अब आने वाले दिनों में सर्दी का सितम देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि रात का तापमान -7 से -8 डिग्री तक लुढ़कने की आशंकाएं जताई जा रही हैं और साथ ही साथ दिन के तापमान में भी अब कमी आएगी, जो 0 से 1 डिग्री के आसपास आने वाले 3 दिनों तक कश्मीर में रहेगा। पुंछ में बर्फबारी की ये तस्वीरें टीवी पर देखकर हड्डियां कड़कड़ा जाएं। सफेद रंग के अलावा और कोई रंग पहचानना ही मुश्किल है। मकानों की छतें बर्फ से लदकर दोहरी हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी सेना के जवान सरहद पर ड्यूटी में तैनात हैं। दुनिया जानती है कि ऊंचे और बर्फीले युद्ध मैदानों पर भारतीय फौज
सबसे आक्रामक वार करती है। बर्फ हो या कोहरा, भारतीय सेना के जवान 365 दिन पहाड़ी चोटियों पर सरहद की निगरानी करते हैं। कुपवाड़ा में हिमयुग जैसे माहौल के बीच देश के जांबाजों ने खुखरी लेकर अपने युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। आप भी भारतीय सेना के कुखरी डांस का लुत्फ उठाइए। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में अधिकतर जगहों पर तापमान 0 से नीचे माइनस में चल रहा है। बर्फबारी भले ही रुक गई हो, लेकिन पहले से जमी बर्फ चट्टान की शक्ल ले चुकी है। कश्मीरियों को दिन रात सिहरा रही है। श्रीनगर, काजीगुंड, बनिहाल, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में आसमान से बर्फ की बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और इसके चलते कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से सड़क संपर्क कट गया है। कश्मीर में बर्फबारी का क्या आलम है, श्रीनगर की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमा होने की तस्वीरें आपने काफी देखी होंगी, लेकिन सड़क पर चलती गाड़ियां बर्फ से लद जाएं, ऐसे शायद ही देखा होगा। दौड़ती गाड़ियों की छत, बोनट, विंडस्क्रीन पूरी तरह से बर्फ से ढक गई है। लोग वाइपर चलाकर सामने के शीशे को बमुश्किल साफ कर पा रहे हैं और रास्ता देख पा रहे हैं। बर्फबारी के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम है, लिहाजा गाड़ियों की हेडलाइट लगातार जली हुई है। किसी के लिए ये बर्फ मुंह मांगी मुराद है, तो किसी के लिए मौसम का फसाद। ये बर्फबारी है ना, ये एक बहुत अच्छा चीज है सेहत के लिए, क्योंकि तमाम बीमारी खत्म हो जाएगी और खुश्क भी, जो चेस्ट प्रॉब्लम हो उसमें भी फर्क हो जाएगा और कोरोना में भी फर्क हो जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा है। तो इसमें होता है मलाइकों का रहमत, अल्लाह की रहमत होती है। ये बहुत जरूरी है, खास कर कश्मीर के लिए, जैन के लिए। ये जो कश्मीर है ना, इसके लिए बहुत अच्छा है। जो शिकारी कुछ दिनों पहले तक झील में तैर रहे थे, वो अब जम चुके हैं। पानी की ऊपरी परत भी पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है और आइसक्रीम की तरह ठंडी भाप झील के ऊपर तैर रही है। सड़कों पर इतनी बर्फ है कि पैदल चल पाना भी मुश्किल है। प्रशासन की टीमें लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटी हैं। मुलाजिम है जी, हम कल से ही बर्फ हटा रहे हैं। जब से गिरा है तब से हटा रहे हैं। श्रीनगर में भी इस टाइम बहुत बर्फबारी हो रही थी, कल भी हो रही थी, मगर रात को थोड़ा कंट्रोल हो गया था, सुबह फिर हो गया बारिश। बहुत मजा आ रहा है कसम से। ठंड लग रही है, देखा था आपने? बहुत 10 साल हो गए। कितना जरूरी है यहाँ बर्फ? यहाँ पे बहुत जरूरी है। बर्फ के बिना क्या है, कश्मीर में कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे। सड़कों से चलिए श्रीनगर के रिहायशी इलाके की ओर। गली मोहल्लों पर बर्फ का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। मकानों की छत, आंगन, बरामदे की शक्ल सूरत भी सफेद पड़ चुकी है। घर के बरामदे में खड़ी इस कार का हाल देखिए, मानो कार की शक्ल में कुल्फी हो। कांजी कुंड में आसमान से बर्फ ऐसे झर रही है जैसे रुई के फाहों का गोदाम खुल पड़ा हो। चारों ओर सफेदी ही सफेदी। रिहायशी इलाकों में मकानों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, गलियों मोहल्लों हर तरफ बर्फ बिछ गई है। रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकलने वाले लोग छतरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुदरत का ये चेहरा जम्मू कश्मीर घूमने आए सैलानियों के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है। कश्मीर की वादियों के जादू में खोए लोग अब बर्फ में निहाल हुए जा रहे हैं। हालांकि बर्फबारी किसी के लिए खूबसूरत है तो कईयों के लिए मुसीबत भी है। काजीकुंड से गुजरने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बर्फ जमा हो गई है। कई मशीनें बर्फ हटाने के काम में लगी हैं, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। कई लोग रास्ते में फंस गए। बर्फबारी के चलते देश के बाकी हिस्से से कश्मीर का सड़क संपर्क कटा हुआ है। कई जगहों पर बर्फ जमा होने के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप है।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी शुक्रवार और शनिवार को विजिबिलिटी बेहद कम रही। एयरपोर्ट से आज उड़ानें दोबारा शुरू हो गईं, लेकिन कल 40 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। शुक्रवार शाम से ही पूरे कश्मीर में तेज बर्फबारी हो रही है। अगर ये कहें कि कश्मीर पूरे देश और दुनिया से कटा हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। दरअसल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कश्मीर को देश और दुनिया के साथ जोड़ने वाली सभी राजमार्ग जो हैं इस बर्फबारी के चलते यातायात के लिए बंद हैं। फिलहाल श्रीनगर आने वाली दिन की 32 फ्लाइटें सभी डिलेड हैं और यहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज कोई भी विमान श्रीनगर के एयरपोर्ट पर इस बर्फबारी और लो विजिबिलिटी के चलते नहीं उतर पाएगा। श्रीनगर के रनवे पर भी बर्फ जमा हुई थी रात को, उसको तो हटाया गया है, लेकिन उस बीच लगातार पिछले 12 घंटे से पूरे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। ये श्रीनगर का नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 3 इंच बर्फ जो है सड़कों पर जमा है, लेकिन पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में इस बर्फ का जो अनुमान है वो 1 से 2 फुट के करीब है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले रास्ते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन शहरी इलाकों से दूर गांव और पहाड़ों के बीच से गुजरती यही सड़क बेहद खतरनाक हो जाती है। यहाँ न कोई बर्फ हटाने वाला है न रास्ता दिखाने वाला। ये ट्रक ऐसे ही खतरे में जा फंसा। बनिहाल में हाईवे पर काफी ऊंचाई तक बर्फ जमी थी। इसे पार करने की कोशिश में ट्रक ड्राइवर बीचों बीच पहुंचकर फंस गया। जेसीबी मशीन के जरिए धक्का लगाकर ट्रक को बर्फ से बाहर निकाला गया। सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू का इलाका भी बर्फबारी से गुलजार होने लगा है। माता वैष्णो देवी के दरबार में इस सीजन की पहली बर्फबारी भक्तों के लिए आशीर्वाद की तरह बरसी। आसमान से गिरने वाली बर्फ मूसलाधार बारिश को भी मात दे रही है। वैष्णो देवी के दरबार का चप्पा चप्पा सफेदी से ढक चुका है। सर्दी और गलन तो अभी भी है, लेकिन बर्फबारी का दौर थमने के बाद ठिठुरन का एहसास और तेज होगा। इश्तियाक सोफी और अशरफानी के साथ आज तक ब्यूरो। बिल्कुल कश्मीर ही की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का जबरदस्त दौर चल रहा है। लुत्फ उठाने के चक्कर में यहां पहुंचे पर्यटक अब फंस गए हैं। नेशनल हाईवे का हाल बर्फीले रेगिस्तान जैसा हो चुका है। मुश्किल स्थिति में पहाड़ों पर जो लोग हैं उनके लिए अपनी जिंदगी चलाना अब कठिन हो गया है। हरे भरे पेड़ सफेद, सड़क सफेद, मकान सफेद, पहाड़ सफेद, आसमान सफेद। सुर्ख सफेद पड़ चुकी ये धरती न तो अमेरिका की है, न इंग्लैंड, न लंदन, न स्विट्जरलैंड की। ये नजारा है उत्तराखंड के चमोली का, जहां सफेदी के अलावा और कुछ ढूंढे नहीं मिल रहा है। पहाड़ी इलाके में वैसे भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होता है। ऐसी बर्फ के बीच अब आवाजाही नामुमकिन हो गई है। दूर दूर बने मकान बर्फ में खो गए हैं। सब कुछ जम गया है। स्नो स्पोर्ट्स के लिए मशहूर औली में सारी मशीनरी गहरे बर्फ में धंस गई है। सैलानियों से गुलजार रहने वाले इस इलाके में इस बार इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि चारों ओर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं है। 4 धाम के प्रमुख तीर्थ में से एक बद्रीनाथ में भी बर्फ भगवान विष्णु के चरण छूने को तैयार है। धाम के चारों तरफ तो बर्फ ही बर्फ है। नीचे जमीन से लेकर ऊपर पहाड़ों तक यहाँ भी सफेदी का ही कब्जा है। गंगोत्री धाम का भी हाल देखिए। मंदिर के कपाट भले ही बंद हों, लेकिन सीढ़ियों से चढ़ती बर्फ अंदर दाखिल होने को बेताब है। मंदिर के अलावा बाकी सारे निर्माण बर्फ से पूरी तरह ढक चुके हैं। चमोली में ही बर्फबारी के बोझ से
15 फुट के कई ग्लेशियर रास्तों पर आ गिरे हैं। बर्फीली चट्टानों के गिरने से चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। मलारी सुमना बॉर्डर रोड पर सेना के जवानों के वाहन फंसे हुए हैं। -20 डिग्री तापमान में रास्ता खोलने की कोशिशें जारी हैं। उत्तर काशी का रुख करते हैं। बर्फ के रेगिस्तान सा दिख रहा ये इलाका गंगोत्री नेशनल हाईवे है। सड़क पर इतनी बर्फ जमी है कि कार के टायर घूमने से इनकार करने लगे। थक हार कर यात्रियों को कार में धक्का लगाना पड़ा। इसी रास्ते में एक परिवार अस्पताल की तलाश में पैदल चला जा रहा है। छोटा बच्चा बीमार है और ऐसी बर्फबारी के बीच पहुंचने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। मेरा नाम मधुसारी है। मेरी लड़की ना बीमार है, इसको निमोनिया हो गया है। इसको बरकोट में दवाई किया, नहीं हुआ, फिर अभी उत्तरकाशी जा रहे हैं हम। तो यहाँ बर्फ में फंस गए? हाँ जी। मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाले चोपता में बर्फ की फुहार थम ही नहीं रही है। इस महीने में ये दूसरी बर्फबारी है। सड़कों पर 2 फुट से अधिक बर्फ जमी है और चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम सर्द है लेकिन सुहाना है। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन रास्तों पर बर्फ के चलते जगह जगह जाम लग रहा है। मंजिल पर पहुँचने के इंतजार में लोग रास्तों पर ही बर्फ का लुत्फ उठाने लगे। उत्तराखंड से रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। राजधानी शिमला समेत तमाम टूरिस्ट इलाके बर्फ से ढके हैं। मंडी में पहाड़ी गांव की गलियां और पगडंडियां स्कीइंग रिजॉर्ट में तब्दील हो गई हैं। लोग आवाजाही के लिए इन्हीं रास्तों पर फिसलकर काम चला रहे हैं। हालांकि कुछ पल की मस्ती अपनी जगह है, ऐसी बर्फ में जिंदगी की दुश्वारियां अपनी जगह। शिमला में तो गाड़ियां खड़े खड़े जम गई। चीड़ के पेड़ भी नीचे से ऊपर तक बर्फ की मोटी परत से लिपटे हुए हैं। हिमाचल में ज्यादातर जगहों पर तापमान 0 से नीचे है। मंडी शिमला में कई जगहों पर पानी पाइपलाइन में ही जम गया है। लोग पीने के पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। मंडी से परी शर्मा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और मसूरी से सुनील सिलवाल के साथ आज